हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसकी सूचना हो सके कि आज जो है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा जो है आपको मुझे बताना है 13 से लेके 14 से लेके 22 तक बताना है। तो अभी संक्षिप्त में ही मुझे बताना है। तो हमें ये जानना होगा आज का जो मेरा टॉपिक है कि इससे पहले हम लोग यानी सम्मति किसे कहते हैं, यानी हमको जानना है सम्मति की परिभाषा हम लोगों को जानना है। देखिए, इससे पहले मैंने पढ़ा दिया है 1 से लेके आपको 12 तक का सेक्शन मैंने बता दिया है। जो यूपी पीसीएस जे के लिए पीसीएस जे के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, ये मैंने बता दिया है। तो वहाँ 12 तक मैंने पढ़ा दिया है। आगे का मुझे क्रम देखना है कि ये पूछता है कि कोई भी आप देखे होंगे कि एक वैध संविदा का निर्माण जो होता है कैसे होता है। तो एक वैध संविदा का निर्माण जो होता है वो धारा 10 की शर्तों का पालन करने से ही होता है। तो उसमें जो उसके आवश्यक तत्व जो बताए गए हैं, कितने बताए गए हैं, यानी कोई भी करार कब संविदा होगा तो उसके जो धारा 10 की जो शर्तें हैं 4 जो हैं बताई गई हैं। कौन कौन से होनी चाहिए? सक्षम पक्षकार होने चाहिए और स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए और विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। और ऐसी करार को अभिव्यक्त रूप से निश्चित न किया गया हो, अन्य ही निश्चित किया गया हो किसी अधिनियम के अंतर्गत। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। उसी क्रम में जो दूसरा जो एलिमेंट है आपका स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। यानी करार का जब दोनों पक्षकार जब कोई एग्रीमेंट करते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि उस विषय वस्तु पे उनकी सहमति किस प्रकार की है। यानी सहमति की परिभाषा का कौन सा सेक्शन है तो हम जानेंगे धारा 13। धारा 13 में सम्मत की परिभाषा दिया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ये आपको जानना है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब किसी एक ही बात पर यानी एक ही विषय बंधु पर एक ही बात पर जब एक ही भाव में सहमत हो जाते हैं, एक ही भाव में किसी बिंदु पर सहमत हो जाते हैं तो उसे कहते हैं सम्मति, उसे कहते हैं सम्मति। तो सम्मति यानी करार के अगर दोनों पक्षकार किसी एक ही विषय वस्तु पर यानी किसी एक ही बात पर दोनों जो है आपस में एक ही भाव में सहमत हो जाते हैं तो उसको हम सहमति कहते हैं। तो क्या करार के जो पक्षकार हैं होते हैं जो किसी एग्रीमेंट के संबंध में उनकी सहमति जो होती है वो किस प्रकार की होती है, हमें ये जानना है। जो सहमत हुए हैं क्या उनकी सहमति स्वतंत्र है कि नहीं है, ये हमें जानना होगा। क्योंकि अगर उनकी सहमति जो होगी स्वतंत्र होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैध हो जाएगा, यानी उसका न्यायालय द्वारा हम परिवर्तन करा सकते हैं। अगर सहमति वैध नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में वो क्या होगा, उसका हम परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। ऐसी संविदा क्या होगी? शून्य होगी, यानी शून्यकरणी होगी। उसको बाद में हम शून्य घोषित करा देंगे न्यायालय के द्वारा। तो हमें ये जानना है कि ये जो सम्मति प्राप्त किया गया है दोनों करारों के पक्षकारों के बीच, क्या वो ऐसी सहमति स्वतंत्र है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें धारा 14 को पढ़ना होता है कि कोई सहमति स्वतंत्र है कि नहीं है, कैसे मालूम चलेगा। तो आपको यह जानना होगा कि धारा 14 में यह बताया गया है कि कोई सहमति स्वतंत्र तब कही जाती है किसी करार के संबंध में, यानी किसी एग्रीमेंट के संबंध में, यानी वैध संविदा के निर्माण में कोई सहमति स्वतंत्र तब कही जाती है जब ऐसी सहमति जो है दोनों पक्षकार, संविदा के दोनों पक्षकार जो है प्रपीड़न के द्वारा वो प्रभाव में आके न की गई है। ऐसी सहमति प्रपीड़न द्वारा कारित न की गई हो तो ऐसी सहमति को क्या माना जाएंगे? स्वतंत्र सहमति माना जाएगा। और क्या दूसरा है, ऐसी सहमति जो है असम्यक असर के प्रभाव में आके कारित न की गई है तो भी ऐसी सहमति को स्वतंत्र माना जाएगा। और क्या होना चाहिए? कपट द्वारा ऐसी सहमति प्राप्त न की गई है तो उसे भी हम क्या मानेंगे? स्वतंत्र सम्मति मानेंगे। और क्या है? द्रव्य प्रदर्शन द्वारा कारित न की गई हो ऐसी सम्मति को भी हम क्या मानेंगे? स्वतंत्र मानेंगे। और नेक्स्ट क्या है? भूल द्वारा ऐसी सम्मति कारित नहीं की गई हो तो ऐसी सम्मति को भी हम स्वतंत्र मानते हैं। यानी एक वैध संविदा के निर्माण के लिए जो है एक स्वतंत्र सहमति की भी आवश्यकता होती है, तभी ही एक वैध कॉन्ट्रैक्ट का हम जो है इन्फॉर्मेबल हम न्यायालय के द्वारा करा सकते हैं, उसका विधि द्वारा परिवर्तन हम करा सकते हैं और ये एक वैध संविदा का निर्माण होगा। तो प्रपीड़न द्वारा जो कारित सहमति है उसकी जो धारा है 15 है और असम्यक असर के द्वारा जो कारित जो संविदा होगी वो उसकी धारा जो है 16 है और कपट द्वारा अगर कारित की गई है तो ऐसी उसकी धारा 17 है और दुष्प्रदेशन के द्वारा कारित जो है 18 है और भूल द्वारा कारित
जो है आपका 20, 21, 22 है। यानी अगर कोई भी ऐसी सम्मति जो है प्रपीड़न द्वारा, कपट द्वारा, असम्यक असर द्वारा, दुर्प्रदेशन द्वारा प्राप्त की जाती है तो ऐसी संविदा क्या होगी? शून्यकरणी होगी। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें मैंने दिया है कि जो उनको जो किस सेक्शन में उसको शून्यकरणी घोषित कराया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि प्रपीड़न द्वारा, देख लीजिए प्रपीड़न, कपट और दुर्प्रदेशन और धारा 20 और 22 का अगर उल्लंघन करके किसी संविदा का निर्माण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो संविदा जो है धारा 19 के तहत जो है शून्यकरणी होगा। धारा 19 के तहत ही वो शून्यकरणी होगा। लेकिन असम्यक असर के प्रभाव में लाकर अगर कोई संविदा कारित की जाती है तो ऐसी स्थिति में वो संविदा जो है धारा 19A के अंतर्गत शून्यकरणी घोषित किया जाएगा। तो आपके पीसीएस जे के प्री में एकदम स्पष्ट पूछता है कि जो प्रपीड़न द्वारा, कपट द्वारा और दुर्प्रदेशन के द्वारा अगर कोई सम्मति प्राप्त की जाती है तो किस सेक्शन यानी किस धारा के अंतर्गत उसे शून्यकरणी घोषित कराया जाता है? तो धारा 19 के तहत। तो असम्यक असर के द्वारा अगर कोई संविदा जो है करा ली जाती है तो उसे किस सेक्शन के तहत यानी धारा के अंतर्गत उसे शून्यकरणी घोषित कराई जाएगी? तो धारा 19 देख लीजिएगा, यहाँ 19A के अंतर्गत जो है उसे शून्यकरणी घोषित कराया जा सकता है। और क्या दिया गया है? यानी धारा 20 के अंतर्गत अगर कोई संविदा जो है भूल द्वारा कारित की गई है तो ऐसी स्थिति में संविदा क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन धारा 21 और 22 के द्वारा अगर कोई संविदा करा लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में संविदा जो है शून्यकरणी नहीं होगा। यहाँ शून्यकरणी से ऐसे क्या होता है, यहाँ संविदा तब तक के लिए क्या मानी जाएगी? वैध मानी जाएगी। और जब उसको हम जो है नल एंड वाइड न्यायालय के द्वारा करा देते हैं तो ऐसी स्थिति में संविदा बाद में क्या हो जाएगी? शून्य घोषित करा दी जाएगी। यानी ये आपके प्री में ये पूछता है। तो इसी क्रम में हम जो है क्रमवार तरीके से नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रपीड़न क्या होता है, प्रपीड़न के क्या आवश्यक तत्व होते हैं इसके बारे में जानेंगे। असम्यक असर क्या है और सम्यक असर के आवश्यक तत्व क्या है, इसके अपवाद कितने हैं ये भी हम जानेंगे। कपट द्वारा कपट क्या है, कपट के अपवाद कितने हैं, उसके आवश्यक तत्व हैं ये हम जानेंगे। और क्या जानेंगे? दुर्प्रदेशन के कोई संविदा दुर्प्रदेशन द्वारा कब कारित की जाती है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके आवश्यक तत्व क्या है, उसके अपवाद अगर होंगे तो वो हम लोग बताएंगे। और नेक्स्ट जो है आपका भूल द्वारा कोई संविदा, भूल कितने प्रकार का होता है ये हम जानेंगे। एक तथ्य की भूल होती है, एक विधि की भूल होती है। तो तथ्य की भूल के कारण संविदा क्या होती है? तो क्षम्य होती है, जबकि विधि के भूल के कारण संविदा क्षम्य नहीं होती है। इसके बारे में यानी हम क्रमवार तरीके से हम पढ़ेंगे। यानी आपका एग्जाम होने से पहले यानी यूपी पीसीएसजे का यानी प्री का एग्जाम होने से पहले ये मैं एकदम खत्म कर दूंगा। आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग इस क्रम में आप लोगों को धीरे धीरे आपको स्टडी करना है। तो हमें ये जानना है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसी क्रम में हम बताना चाहते हैं कि शून्य संविदा क्या होता है। यानी हमको ये जानना है कि शून्य संविदा क्या होता है। शून्य संविदा यानी शून्य करार क्या होता है और शून्यकरणी दोनों में अंतर क्या होता है? शून्य करणीय संविदा ये क्या होता है? एक शून्य हो गया, एक शून्यकरणी, एक होता है अवैध। यहाँ अवैध का मतलब क्या होता है? यहाँ यानी तीन चीजें आप लोग को यहाँ पे जानना है। यानी शून्य करार क्या होता है? ऐसा करार जो प्रारंभतः शून्य होता है उसे शून्य कहते हैं। ये एक सिंपल है। ऐसा करार जो प्रारंभ से ही शून्य होता है उसको, ऐसा करार जो प्रारंभ से ही क्या होता है? शून्य होता है, उसे शून्य करार कहते हैं। दूसरी ऐसा और ऐसा करार जो किसी एक पक्षकार के विकल्प पे क्या किया जाता है? न्यायालय द्वारा उसे शून्यकरणी घोषित कराया जाता है। यानी एक ही नहीं, एक से अधिक अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है, यानी एक भी पार्टी भी हो सकती है, एक से अधिक भी पार्टी हो सकती है। तो कोई भी ऐसा करार जो है यानी एक से अधिक हुआ है और एक से अधिक व्यक्तियों के विकल्प पे उसे क्या किया जा सकता है? शून्यकरणी घोषित किया जा सकता है। अब हमें ये जानना है शून्य संविदा और वैध, ये शून्य करार और अवैध में क्या अंतर होता है? कि तो यहाँ पे आपको जानना होगा प्रत्येक अवैध संविदाएं क्या होती हैं? शून्य होती है। लेकिन प्रत्येक शून्य संविदाएं अवैध संविदाएं नहीं होती हैं, क्योंकि इनकी जो शून्य संविदाएं इनकी संख्या क्या होती है? लिमिटेड होती है। ये आपको जानना है। यानी फिर से बोल दे रहा हूं, प्रत्येक अवैध संविदाएं क्या होती हैं? शून्य होती हैं। प्रत्येक शून्य संविदाएं क्या होती हैं? अवैध नहीं होती हैं। ये आपको जानना है। जैसे ये होता है प्रत्येक संविदा जो है करार होता है, लेकिन प्रत्येक करार संविदा नहीं होता है। वही करार संविदा होता है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है और धारा 10 की शर्तों का पालन करता है। वही करार क्या होता है? संविदा होता है।
तो इसी प्रकार इसमें भी अंतर जानेंगे। तो इसमें भी क्या है, अवैध संविदा का जो है ये दायरा है जो कुछ व्यापक है। तो शून्य संविदा का तो लिस्ट बनाया गया है, आप लोग देखे होंगे 24 से लेकर 30 तक के जो करार होते हैं क्या है, शून्य है। अवैध संविदा के जो कौन कौन से हैं, तो धारा 23 हो गया। अब धारा 56 भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी मिलेगा, अवैध संविदा के बहुत सारे तत्व मिलेंगे। तो इसी क्रम में मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा। और मेरे चैनल को मैं चाहूंगा कि जो भी आपको समस्या है कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, ताकि हम उसका सोल्यूशन आसानी से हम आपको दे सकें। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जाते जाते यही कहूंगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी पीसीएसजे की तैयारी कर रहा है उनको आसानी से मेरा वीडियो समझ में आए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो ही शेयर करें, यही आप लोग से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।